तो नमस्कार, मैं अर्पित जैन स्वागत करता हूँ आपका। तो आज हम करने वाले हैं कैलकुलेटिव शिफ्ट किसकी एसएससी सीएचएसएल की 13 अप्रैल की शिफ्ट 2 करने वाले हैं आज हम। तो देखते हैं उसके सवाल कितने कैलकुलेटिव थे और हम कितने सवाल कैसे-कैसे मेथड से कर सकते हैं, आसान मेथड से, और कितने को हमें छोड़ना आना चाहिए था। तो आज हम वही करने वाले हैं, एसएससी सीएचएसएल 13 अप्रैल शिफ्ट 2 के आंसर सभी के सभी सॉल्यूशन। तो आइए करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। अलजेब्रा का जो पूछा गया इस शिफ्ट में क्या था, 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू दे दिया। तो हमें पता है ये उसने पूछ लिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला होता है, हम ये लगा देते हैं। देखिए इसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यू भी पुट कर सकता था, पर क्या है कि वो कुछ सवालों में है, हम जनरल हर सवालों में वो एक्स और वाई की वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इसको अगर बेसिक से भी करें तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, तो क्या आएगा, ए माइनस बी अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा, 2x माइनस एक्स, एक्स गिवन है, वाई माइनस 2y माइनस वाई, ठीक है। ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो अब मुझे वही सोल्व करना है, ए स्केयर तो क्या आएगा, 4x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4xy, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो ए बी मतलब इनको गुना करनी है, क्या आएगा, प्लस ए बी, 2x स्केयर प्लस 4xy प्लस xy प्लस 2y स्केयर। तो अब क्या करना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का तो अलग ले लेना है और एक्स वाई को अलग रख लेना है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, देखिए सबसे पहले मैं एक्स स्केयर को लेता हूँ, 4x स्केयर और एक 5x स्केयर और दो 7x स्केयर। तो ये कितना आ गया, 7x स्केयर। वाई स्केयर कितना आया, एक वाई स्केयर, 4 और एक 5, 5 और दो 7, 7y स्केयर। एक्स वाई कितना है, 4, 4 8, 4 12 और एक 13 प्लस 13xy। तो 7, ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू 7 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 13। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो 7 दूनी 14, 14 में से 13 गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया एक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आंसर। तो इस फॉर्मूले पे तो उसने कई बार सवाल दिए हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे, ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो हमें क्या करना था, ए स्केयर निकाल लिया, तो 4x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4xy, बी स्केयर निकाल लिया प्लस ए बी। तो इतनी कैलकुलेशन करके आंसर आ गया हमारे पास क्या, एक। अगर आपको फॉर्मूला पता था तो आपको इतनी इसमें क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली थी। तो आइए करते हैं भाई अपना अलग अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला सवाल है वो है मेंसुरेशन से। और सवाल क्या कहता है कि कोई सॉलिड मेटेलिक क्यूब है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके हमने क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया जिसकी लेंथ 40 और ब्रेड्थ 40। तो उसने विकर्ण पूछा है, डायगोनल पूछा है हमसे। तो देखिए जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम तो सेम रहता है। तो हमने क्यूब को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया है, तो दोनों का जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो तो सेम रहने वाला है। तो दोनों के वॉल्यूम को सेम कर देते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 20 गुना 20 गुना 20। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब साइड का हम अगर क्यूब करें तो क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आता है, लेंथ गुना ब्रेड्थ गुना हाइट। तो क्या मैं यहाँ से हाइट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कितनी आएगी, 2 2, 4 और 5। हाइट कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर। किसका, डायगोनल निकालने का क्यूबॉइड के, अंडर रूट एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर। तो मैं अब डायगोनल निकाल लेता हूँ और डायगोनल निकाल ली, अंडर रूट एल स्केयर 40 का स्केयर 1600 प्लस बी स्केयर 40 का स्केयर 1600, 1600 और 1600 3200 और 3225, 5 का स्केयर 25, 3225। 40 का स्केयर 1600, 1600 और 1600 3200, 3200 और प्लस 25। तो कितना आ गया, 3225।
इसमें अगर मैं 25 कॉमन लेता हूँ, 25 लेता हूँ तो कितना आएगा? 25 गुना 25 एकम 25, 7 25 दूनी 50, 25 25 में तो ये आएगा। और इस 25 का क्या बाहर आ जाएगा? 5 5 रूट 129 हमारा आंसर होगा, 5 रूट 129, जो कि ऑप्शन नंबर 1। तो हमें कुछ नहीं करना, जब भी चीज़ों को मेल्ट कर दिया जाए, जब भी चीज़ों को मेल्ट कर दिया जाए तो उनका वॉल्यूम क्या होता है? उनका वॉल्यूम सेम होता है, जिस भी चीज़ को। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ से हाइट निकाल ली, और हाइट निकालने के बाद तो फिर विकर्ण निकालना बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि अंडर रूट एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर से हमने क्या निकाल लिया? डायगोनल निकाल लिया। तो करते हैं भाई अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से था। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्केयर, अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्केयर ऑफ एरिया 169। तो कोई एक वायर थी जो हमारे, जिसका, जो स्केयर की फॉर्म में थी, जो स्केयर की फॉर्म में थी, उसका एरिया दिया हुआ है। तो उसकी साइड आ गई, साइड कितनी आ गई? 13। अगर उसी वायर को हम सर्कल, वृत्त की फॉर्म में बना देते हैं तो उसका एरिया पूछा है। तो आप मुझे बताइए, जो साइड होगी स्केयर की वो कितनी होगी? आप कहेंगे साइड जो स्केयर की होगी वो होगी 13। जो साइड होगी 13। क्यों? क्योंकि 13 का स्केयर कितना होता है? 169। तो 13 अगर उसकी साइड है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? उसका पेरीमीटर होगा कितना? 13 चौके 52। बिल्कुल, उसका पेरीमीटर होगा 52। क्या पेरीमीटर जो स्केयर का था वो ही सर्कल का होगा? पेरीमीटर तो चेंज नहीं हो सकता ना। जो पेरीमीटर जो हमारा किसका, स्केयर का है, वो ही पेरीमीटर हमारा किसका होगा? सर्कल का होगा। तो ये ही 52 किसका होगा? 2 पाई आर। क्योंकि आखिर में हमने बनाया क्या है? हमने जो स्केयर से एक सर्कल बनाया है, तो जो इसका ये पेरीमीटर है इसी को मोड़ के हमने क्या बना दिया? सर्कल। तो ये क्या हो गया? 2 पाई आर। 4a इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 4a कितना है? 52। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। 52 इज इक्वल टू 2 गुना 22/7 आर। आर की वैल्यू कितनी आएगी? 13 7 91, 91/11, 91/11 मेरे पास क्या आ गई? रेडियस। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एरिया निकालना है। किसका? वृत्त का, सर्कल का। क्या होता है एरिया? पाई आर स्केयर। पाई आर स्केयर 91/11, 91/11 तो कितना आएगा? 2, 7 एकम 7, 3। तो 13 दूनी 26 गुणा 91/11। तो अब आप ऑप्शन देखिए। देखिए, अगर ऑप्शन से देखते हैं तो क्या 500 तक पहुंचेगा ये? बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? अगर मान लो मैं 11 को 13 से भाग भी करता हूं तो कितना आएगा? 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। और 91 दूनी कितना होगा? 180 190 के करीब। और 190 को अगर 1 पॉइंट से कुछ गुना करूंगा तो वो इन दो ऑप्शन के करीब आएगा आंसर। 500 के तो करीब कभी भी नहीं आ सकता। ये दो तो ऑप्शन गए। अब इन दो में से भी कौन से में आएगा? एक तो तरीका है कि आप इसे डायरेक्ट गुना करके भाग कर लीजिए। 26 गुना 91 डिवाइड बाई 11। देखिए, ये यूनिट डिजिट से भी नहीं हो सकता। और ना ही ये हम जो जोड़ 9 है ना, जो सम 9 का रूल लगाते हैं, उससे भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या कर दिया उसने होल नंबर में। उसको पता है कि आंसर अप्रोक्सीमेशन में आना है, आंसर अप्रोक्सीमेशन में आना है। तो चाहे आप इसे सोल्व कर लीजिए। 26 गुना 91, और इसको 11 से भाग कर लेंगे। 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11, 5 11 पंजे 55, 215 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगर ये हमारा ऑप्शन ना, अगर यहाँ 3 होता, अगर ये ऑप्शन यहाँ 2 की जगह 3 होता तो हम बिना कैलकुलेट करे ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर सकते थे। पर यहाँ पर ऑप्शन उसने थोड़े से पास दे दिए, ए और बी, 227 और 215। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लग भी सकता था। पर अगर आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे उसमें भी इतनी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब करते हैं भैया हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो भाई करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पहली बात तो क्वेश्चन इतना बड़ा है तो इसको पढ़ने में कम से कम 20 सेकंड लग जाएंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में तो करना नहीं, पहले गो में तो हम इसको छोड़ के आगे चले जाएंगे और हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि बीच बीच में मुश्किल सवाल या कैलकुलेटिव सवाल तो आएंगे। अभी तक हमने जो सवाल करे वो इतने कैलकुलेटिव नहीं थे, वो पहले अटेम्प्ट में, पहले गो में करे जा सकते थे। पर इसको तो देख के ही पता चल रहा है कि तो काफ़ी बड़ा सवाल होगा, कैलकुलेटिव होगा। या अगर नहीं भी होगा तो इसकी स्टेटमेंट इतनी बड़ी है कि मैं इसको पहले अटेम्प्ट, पहले गो में नहीं करने वाला।
तो चलो करते हैं इस सवाल को। ट्रेन ए टेक्स इतने घंटे लेस मोर देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना। कोई 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, तो ट्रेन ए 9/5 घंटे ज़्यादा ले रही है ट्रेन बी से उस दूरी को कवर करने के लिए। अगर ट्रेन ए डबल कर ले अपनी स्पीड को, तो वो 36 मिनट कम ले ट्रेन बी से उसी दूरी को तय करने के लिए। व्हाट इज़ द स्पीड? ट्रेन बी की गति ज्ञात करनी है। ट्रेन बी की क्या गति ज्ञात करनी है? तो आइए आप देखिए, सबसे पहले टाइम होता क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का डिफरेंस जो है, टाइम का डिफरेंस कितना है? इतना दिया हुआ, किस किस का? टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है ट्रेन ए माइनस ट्रेन बी। ट्रेन ए ज़्यादा ले रही है ना। अगर ट्रेन ए कितने घंटे ज़्यादा ले रही है? 9/5 घंटे ज़्यादा ले रही है ट्रेन ए। तो ट्रेन ए का टाइम माइनस ट्रेन बी का टाइम कितना है? 9/5 हावर। ठीक है। ट्रेन ए का टाइम कितना होगा असल में? ट्रेन ए क्या लेगी? फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जितना भी डिस्टेंस होगा 360, और स्पीड कितनी मान ली ट्रेन ए की, ऐसे माइनस 360 ही डिस्टेंस करना करना ट्रैवल करना था बी को भी, डिवाइड बाय एस बी। तो ये आगे हमारी पहली इक्वेशन बनकर। वैसे दूसरी क्या कहती है कि जो ट्रेन ए है वो 36 मिनट कम लेती है। ट्रेन ए 36 मिनट कम ले रही है ट्रेन बी से। तो इसका मतलब ट्रेन बी ज़्यादा ले रही होगी। तो टाइम टेकन बाय, जो टाइम ले रही है ट्रेन बी, टाइम जो लिया है बी ने, वो कितने ज़्यादा ले रही है? वो 36 मिनट ज़्यादा ले रही है किससे? ट्रेन ए से। तो 36/60 ये घंटे में आ गया। तो जो टाइम लिया बी ने, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 360, और स्पीड कितनी? एस बी। कब लिया ये 36 मिनट ज़्यादा? ये कब ले रही है? जो बी ट्रेन 36 मिनट ज़्यादा इसलिए ले रही है क्योंकि मैंने स्पीड क्या कर दी? किसकी? डबल कर दी, ए की। स्पीड क्या कर दी? डबल कर दी, ए की। इसीलिए तो 36 मिनट जो बी ज़्यादा ले रही है, या मैं ये भी कह सकता हूँ ए कम ले रही है। अगर ए 36 मिनट कम ले रही है तो इसका मतलब बी 36 मिनट ज़्यादा ही ले रही है ना। तो 36 मिनट क्या कर रही है? ज़्यादा। तो मैंने कर दिया टाइम ऑफ बी, जो टाइम बी ने लिया, माइनस टाइम टेकन बाय ए, जो टाइम ए ने लिया। उनका डिफरेंस कितना? 36 मिनट। और उसको 60 से हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। क्यों? क्योंकि घंटे में लेकर जाने के लिए। अब आप देखिए यहाँ से क्या बनेगा? 360 को मैं यहाँ ले जाता हूँ। अगर मैं 360 को यहाँ ले गया और इस 360 को भी कॉमन लेके यहाँ ले गया, तो क्या आया मेरे पास? 1/s से 360 की जगह क्या हो जाएगा? एक 1/s से माइनस 1/s बी इज इक्वल टू, वैसे 360 को अगर मैं वहाँ भाग में ले गया तो ये क्या बचेगा? 1/s बी माइनस 1/2 ऑफ एस ए इज इक्वल टू ये। अब देख कितना आएगा? 4, 1/200। तो ये कितना बन गया? 1/200, 1/200, 1/200। और ये कितना बन गया? 10, 1/600। ये कितना बन गया? 1/600। और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालनी है स्पीड, निकालनी है किसकी? ट्रेन बी की। स्पीड निकालनी है ट्रेन बी की। तो अगर स्पीड ट्रेन बी की निकालनी है तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? एस बी निकालना है। स्पीड ऑफ ट्रेन बी, मुझे एस बी निकालना है। अब एस बी निकालने के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं इसको नीचे ट्वाइस ले आऊँ एस से, तो मैंने क्या करा? 1/2 से गुणा कर दी। 1/2 से गुणा कर दी, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, और 1/2 से करी तो ये कितना बन गया? 400। ये कितना बन गया? 400। क्यों कर दी? क्योंकि मैं एस से तो यहाँ से 1/2 एस से तो यहाँ से निकाल दूंगा, एस से तो निकाल दूंगा ना, स्पीड ऑफ ए निकाल दूंगा। सिर्फ टाइम स्पीड ऑफ बी की बात करूंगा क्योंकि मुझे निकालना है स्पीड ऑफ बी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो ये तो कैंसिल हो गया 1/2 एस से 1/2 एस से। क्या बचा? माइनस 1/2 एस बी प्लस 1/एस बी इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, 1/400 प्लस 1/600, 1/400 प्लस 1/600। तो कितना आएगा मेरे पास? ये एलसीएम ले लेंगे। ट्वाइस ऑफ एस बी माइनस 1 प्लस 2
इज इक्वल टू कितना आया, 2400 एलसीएम आ गया, 6 + 4, तो हमारे पास कितना बचा ये 1/2 ऑफ एस बी इज इक्वल टू 6 और 4 10, 240, तो 120, इसका मतलब एस बी कितना आया 120, स्पीड ऑफ बी कितनी है ट्रेन की 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। देखिए क्वेश्चन कैलकुलेटिव था और करने लायक भी नहीं था पेपर में, क्योंकि टाइम नहीं होता, और प्री में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तभी ये शिफ्ट कैलकुलेटिव बन जाती है, और ऐसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं आते, 3 से 4 5 क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव आ जाते हैं और दूसरे क्वेश्चन मॉडरेट आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, कुछ भी नहीं था वैसे तो, इक्वेशन सोल्व करनी थी, पर करने में टाइम लगना था इसको, तो इसीलिए आपको ये पहले अटेम्प्ट में तो छोड़ देना था। अगर टाइम बचता है तो कर लिया, नहीं तो इन क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई हम अपना। तो तो देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, प्रॉफिट लॉस का है, लाभ और हानि का। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का एमआरपी कितना है, हमारे पास 1000 रुपये, अगर उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में बेचते हैं तो हम वस्तु को कितने में बेच रहे हैं 600 रुपये में। तो अगर पहला डिस्काउंट x% है और जो दूसरा डिस्काउंट है वो 25% है, तो x की वैल्यू पूछी है उसने। तो देखिए करते हैं इस सवाल को, एमआरपी कितना है, एमआरपी है 1000 रुपये, पहला डिस्काउंट कितना दिया x%, दूसरा डिस्काउंट कितना है 25%, 25% मतलब 3/4, वस्तु इतने की ना बिकेगी ना, अगर मैं 1000 को 3/4 गुना में अगर x% की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू बेची कितने में उसने 600 रुपये में। तो यहां से क्या मैं x% की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, कैसे 205, तो कितना आ जाएगा 4/5, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया उसने 1/5 का, मतलब 20%, डिस्काउंट कितने का दिया 1/5 का, तो कितना आ गया आंसर हमारे पास 20%। तो देखिए ये क्वेश्चन आसान भी आया था, अगर क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं तो क्वेश्चन आसान भी आते हैं, एक लाइन का करने वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो एमआरपी को हमने किससे गुना कर दिया, जो भी डिस्काउंट दिया था, पहला डिस्काउंट x% था, तो दूसरा डिस्काउंट कितना था 25% का, तो उसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा 25% क्या होता है 1/4, उसमें एक क्या है एक डिस्काउंट है और 4 क्या है टोटल वैल्यू, तो वो बना कितना 3/4, तो 3/4 से गुना करा इज इक्वल टू 600, तो x% की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, और 4/5 मतलब डिस्काउंट कितना दिया एक का कितने पे 5 पे, तो कितना आ गया 20%। तो करते हैं भाई हम अपना अगला क्वेश्चन। सॉल्यूशन कंटेन एसिड, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, कि एक सॉल्यूशन है उसमें एसिड और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 4:5, और अगर उसका 20% हम रिप्लेस कर देते हैं वाटर से सॉल्यूशन का, तो रेशियो पूछा है एसिड और वाटर का, एसिड और वाटर का रेशियो पूछा है। तो देखिए किस अनुपात में था 4:5, तो इसका मतलब अगर मैं इसको 400 मान लूँ और इसको 500 मान लूँ, ठीक है ना, मान सकते हैं किसको एसिड को 400 मान लिया, पानी को 500 मान लिया, तो 20% सोल्यूशन क्या करा रिप्लेस कर दिया वाटर से, तो 20% सोल्यूशन रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब पूरा सोल्यूशन रिप्लेस करा है, तो 20% ही एसिड करा होगा और 20% ही वाटर करा होगा, टोटल कितना है टोटल तो 900 है। तो 20% ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का 20% रिप्लेस करा है तो इसका मतलब एसिड भी 20% होगा रिप्लेस करा होगा, वाटर भी 20% होगा, तो एसिड कितना होगा 320 रह गया और 20% मतलब 400 रह गया, और जो हमने रिप्लेस करा उसमें हमने क्या डाल दिया 20% पानी डाल दिया, तो कितना था 180 था। अब आपको ये बात समझने की है कि 180 आया कहाँ से, टोटल सॉल्यूशन कितना था 900 था, अगर 20% हमने क्या करा रिप्लेस करा, तो 20% कितना होता है 90 दूनी 180, 180 मैंने पानी डाल दिया, 180 तो पानी डाल दिया, पर देखिए 20% इसका निकला होगा 20% इसका, तो 20% इसका निकला तो 320 और 20% इसका निकला तो 400, ठीक है ना, 50 दूनी 100, 400 बच गया, और उस 400 में जो 20% हमने निकाला, वैसे 20% आप देखिए टोटल निकला कितना 80 और 100, 180 निकला, वो 180 हमने क्या डाल दिया पानी डाल दिया। तो अब हमें रेशियो बताना है, तो क्या होगा रेशियो 320 अनुपात 580, तो कट गया किस पे 4 16 2 दूनी 4 16:29, 16:29 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था,
कुछ भी नहीं करा, हमें रिप्लेस कर दिया। सबसे पहले 20% तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, फिर जो सॉल्यूशन निकाला था उतना ही हमने पानी डाल दिया। तो अनुपात पूछा था, तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था। तो आप करती हैं भाई अगला क्वेश्चन हम अपना। तो करते हैं भाई हम अपना अगला क्वेश्चन जो होगा प्रॉफिट लॉस का। तो प्रॉफिट लॉस का अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर एक शॉपकीपर ने 40 डजन अंडे खरीदे 1.40 रुपये प्रति अंडे पर, तो और उसने 80 जो अंडे थे वो क्या हो गए, टूट गए रास्ते में, और बचे हुए अंडों को उसने 1.60 रुपये पर बेच दिया, 1.60 रुपये प्रति अंडे पर बेच दिया। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अंडे अंडे या मांसाहारी भोजन खाना ही नहीं चाहिए। क्यों भाई? देखिए अगर आप किसी को मारकर, किसी जानवर को मारकर अपना पेट भर रहे हैं ना, तो वो लानत है भाई उस पेट पर। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में तो देखिए शाकाहारी भोजन इतना ज़्यादा उपलब्ध है कि हमें तो इनको खाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास तो इतनी वैरायटी का खाना है तो हमें इनको तो खाने की ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात देखिए कुछ लोग कहते हैं इनको खाने से ताकत आती है, ये ताकतवर भोजन है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाथी को देख लीजिए, हाथी बिल्कुल शाकाहारी खाना खाता है, वो सिर्फ, और वो कितना ताकतवर है। और आप अपने हरियाणा के पहलवान देख लो, शाकाहारी हैं बिल्कुल, और पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 जो पहलवान है जो सिर्फ मांस पर टिके हुए हैं, उनको हरा कर आते हैं। तो ऐसा तो एक ये मिथ है कि इससे ताकत आती है भाई। और अगर इसको थोड़ा खाने से अगर भाई ताकत आ भी गई तो क्या करोगे उस ताकत का? अगर किसी बेजुबान जानवर को मार कर खाने से ताकत आ भी गई तो क्या कर लोगे उस ताकत का? तो देखिए हमें तो ये खाना नहीं चाहिए शाकाहारी। भारत में जब इतने भोजन उपलब्ध है हद से ज़्यादा, तो यहाँ मांसाहारी की तरफ तो हमें जाना भी नहीं चाहिए। तो करते हैं भाई अपना सवाल को। 40 डजन एग थे हमारे पास, 1.40 रुपये के रुपये से खरीदा। एक अंडा कितने में खरीदा उसने? 1.40 रुपये से। और टोटल अंडे कितने हैं? 40 डजन। इसका मतलब टोटल अंडे हैं कितने मेरे पास? टोटल अंडे हैं मेरे पास 480। 480 अंडे हैं। और एक अंडा कितने का है? एक अंडा है 1.40 का। तो टोटल इतने रुपए के अंडे थे मेरे पास। पर 80 अंडे क्या हुआ? टूट गए। तो बचे कितने अंडे? बचे अंडे 400। और उसने बेचे कितने में? प्रति अंडा 101.60 में। इतने में बेच दिया। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? देखिए आपको इसको गुना करने की जरूरत नहीं थी। इतने में तो उसने खरीदे और इतने में उसने बेच दिए। तो ये सीपी है और ये एसपी है। तो क्यों ना मैं इसका रेशियो निकाल लूं। अगर मैंने रेशियो निकाल लिया, परसेंटेज निकालना है मुझे, तो आंसर में तो मुझे परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए अगर मैं इनका रेशियो निकाल लेता हूं तो क्या बनेगा? 8 6 48, 8 5 40, 2 7 14, 2 8 16, और 2 तिया 2 चौके, 7 तिया 21/20। अगर कॉस्ट प्राइस 21 है और सेलिंग प्राइस 20 है तो लॉस कितना हुआ? 1/21 का, 1/21 का। तो सबसे पहले तो लॉस हो गया 1/21 का। प्रॉफिट तो आंसर है ही नहीं, तो लॉस हो गया। और 1/21 कितना होता है? 4, 21 चौके 84, 4%। तो मतलब ये आंसर 3 भी नहीं है, 21 चौके 84। तो हमारा आंसर आ गया 4%। देखिए यहाँ से अब बच्चों ने क्या करा, सोल्व कर लिया होगा। 480 को 1.40 से गुना करी होगी, फिर 400 को 1.60 से गुना करी होगी, और फिर डिवाइड करा होगा। डायरेक्ट रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने पे हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट तो पता चल ही जाएगा। तो भाई करते हैं हम अपने अगला सवाल को। ये भी आसान सवाल था बिल्कुल। तो अगला सवाल हमारा ज्योमेट्री का है। तो ज्योमेट्री में भी ये सवाल तो बहुत फेमस है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे सवाल आते हैं, उसी पे है ये। कि ये कोई एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री का है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, डी पॉइंट है कोई डी बी सी पर, कि ए डी क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, द्विभाजक करता है एंगल ए को। लेंथ ऑफ बी डी बताना है, लेंथ ऑफ बी डी। तो अब आप मुझे बताइए, ट्राइंगल बना लेते हैं हम अपना, ट्राइंगल ए बी सी। तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। बी पर एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ए बी सी, ए बी की लेंथ कितनी है? 8 की। ए बी की कितनी है? 8। और बी सी की कितनी है? 15। तो ए सी कितना होगा? 8 15 17, एक ट्रिपलेट है, तो ए सी कितना होगा? 17। डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। डी अगर एक कोई पॉइंट है किस पर? बी सी पर। सच डेट ए डी, जो ए डी है वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल ए को। तो मतलब जितना ये डिग्री है उतना ही ये है। एंगल ए को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। लेंथ बी डी, बी डी का मान ज्ञात करना है, बी डी का मान। तो अब आप मुझे बताइए, ए बी बाय बी डी क्या ए सी बाय सी डी के बराबर होगा? क्यों होगा? एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये बराबर होने वाले हैं।
ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी। तो अगर देखिए ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी, तो बी डी और सी डी का अनुपात कितना आएगा? बी डी और सी डी का अनुपात कितना आएगा? 8:17। 8:17। तो ये 8:17। और मेरे से पूछी किसकी लेंथ है? बी डी की। मेरे से पूछी किसकी लेंथ है? बी डी की। तो टोटल अगर 17 और 8 25, 25 की वैल्यू 15 है। अगर 25 की वैल्यू क्या है? 15। अगर 25 की वैल्यू 15 है तो हमें 8 की वैल्यू बताना है। तो कितना आएगा? 3 5 8 पंजे 40, 8 तिया 24 बाय 5 4.8। 4.8। 4.8। तो ये डायरेक्ट भी करा जा सकता था। डायरेक्ट कैसे कि हमें इतना लिखने की जरूरत थी नहीं भाई, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अब आपको पता है क्या, अगर ये 8:17 है तो ए बी बाई बी डी किसके बराबर होगा? ए सी बाई सी डी के। तो ये रेशियो भी कितना होगा? 8:17 होगा। 8:17 होगा तो टोटल लेंथ कितनी आ गई? 25। 25 किसके बराबर है? 15 के। 25 किसके बराबर है? 15 के। इसका मतलब 3/5 है और 8 निकालना है। तो 3/5 गुना 8, 24/5। 24/5 कितना हो गया? 4.8। 4.8। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे एक सवाल था। तो करते हैं भाई अगला सवाल हम अपना। तो अगला सवाल है हमारा किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी सवाल आ रहे हैं वो कैलकुलेटिव ही आ रहे हैं। तो ये काम तो कर सकते हैं कि जैसे सवाल देख लिया, इतना बड़ा सवाल है, तो ये हम फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ये भी नहीं करने वाले, छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये टाइम खा जाएंगे और पता नहीं इनका आंसर निकलेगा भी क्या नहीं। क्योंकि कैलकुलेटिव है ना, टाइम प्रेशर में जब क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाता है वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम इन सवाल को पहले अटैम्प्ट में तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनको छोड़ के हमें क्या करना है? आगे बढ़ जाना है। वैसे सवाल देखते हैं क्या कहता है कि कोई हमारे पास राशि है और वो 2 साल बाद बढ़कर कितनी हो जाती है? 2681.28 हो जाती है। ठीक है, किससे? कंपाउंडेड ईयरली, हर साल कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है उसी सेम सम पर 4/3/8 ईयर पर डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि कोई सम 2432 से कितना हो गया? 2681 हो गया। तो तकरीबन कितना बढ़ रहा है? तकरीबन कितना बढ़ रहा है? 2681 से कितना हो गया? 2432 हो गया। 2432 से 2681.28 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 7 में से 3 गए 4, 6 में से 4 गए 2, कितना बढ़ रहा है? 249.28 बढ़ गया। 249.28। तो इसका मतलब क्या है? तकरीबन तकरीबन 10% से ऊपर बढ़ रहा है। 10% कितना है? 10% है 243.2। 10% कितना है? 243.2। और बढ़ कितना रहा है? 249.28। इसका मतलब 10% से थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। 10% से थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। और टाइम कितना था? 2 साल। तो इसका मतलब हम यहाँ से अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि 5% की रेट ली गई होगी हमारे पास। कितने की? 5% की रेट। क्यों? क्योंकि अगर 5% की रेट लेते हैं तो कितना बनता है? 10.25%। और ये जो अमाउंट जो बड़ा है ये भी कितना है? 10% से थोड़ा ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन मान लिया कि क्या 5% की रेट ली गई होगी। 5% की क्या ली गई होगी? रेट ली गई होगी। तो रेट मेरे को पता चल गया कितने की? 5% की। रेट कितने की? 5% की। अब हमें क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 2432 गुना आर। आर कितना है? 5। टाइम कितना है? 8 चौके 32 और 3 35 डिवाइड बाय 800। तो कितना? ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करके। तो 5 एकम 5 5 6 160 7 32। तो 32 के टेबल पे जाएगा फिर ये 8 तिया 24, 7 पे 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22। तो 7 224 कितना बना? 9 1 192 और 32 6 दूनी 12 6 तिया 18 6। तो 76 सतह करना है। 6 7 42 सतु कहीं गड़बड़ होगी क्या? पी गुना आर गुना टी। रेट कितनी थी? डबल रेट। एट डबल रेट। 5 नहीं 10 लेना था। कोई नहीं, हम 2 से गुना कर देते हैं। 5 गुना 2 एट डबल रेट। एट डबल रेट। तो कितना आया? 76 गुना 14। 76 गुना 14 या कह सकते हैं 76 गुना
14 कितना आ गया, 6 चौके 24, 7 चौके 28, 29, 30, 6 7 4 6 10, 1064 हमारे पास क्या आंसर आ गया। तो देखिए करना कितना था, अगर आपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, अगर आपने अप्रोक्सीमेशन का पता चल गया कि ये रेट कितनी आएगी, रेट 5% आएगी, यहाँ से पता चल गया ना 249 से, अगर पता चल गया तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P गुना आर, आर क्या है डबल कर दिया तो आर 10 हो गया, और टाइम कितना है 35/8, 800। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 5 7, और इसे सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया 1064। तो देखिए इतने से में भी बात बन सकती थी इतने बड़े क्वेश्चन की, अगर हमने अंदाजा लगा लिया कि 5% की रेट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से। तो करते हैं भाई अगला सवाल, या डायरेक्ट ही कर देते हैं भाई। टेंजेंट एक दिया हुआ है 1.1/6, टेंजेंट ए दिया हुआ है, बार बार पॉज करने जाओ फिर क्वेश्चन लिखो, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत बड़े हैं। टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1.1/6, हमें निकालना है 4 कोसे -7 साइन ए, 4 कोसे -7 साइन ए, और ए क्या दिया है एक्यूट एंगल, ए क्या दिया है एक्यूट एंगल। ऑप्शन भी काफ़ी दे रखे हैं, 2 14/71, 2 41/61, 2 41/71, कोई नहीं, 3 ही ऑप्शन से काम चलाते हैं। ठीक है, या एक और लिख लेते हैं 2 14/61। तो टेंजेंट की वैल्यू दी हुई है, टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट होता है P/B परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बाय आधार। क्या होता है, लंब बाय आधार, लंब बाय आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 1.1, और आधार कितना दिया हुआ है 6। तो अगर आप देखें यहाँ पे ट्रिपलेट लगा दिया, ट्रिपलेट लगा दिया, ट्रिपलेट कौन सा लगा दिया 11 60 61 का, 11 60 61 का क्या लगा दिया, ट्रिपलेट लगा दिया 11 60 61। अगर ये 1.1 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा 11 60 61, 6.1। कैसे होगा, रेशियो निकाल लेते हैं। अगर ये मैंने 11 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये 61, और सब पे आगे पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो कितना आ गया 6.1। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 6.1, 6.1। अब हमें क्या निकालना है, 4 कोसे, 4 कोसे -7 साइने। तो ये क्वेश्चन तो देखिए कितना आसान दे दिया, आसान मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर ये हम कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल। 4 कोसे 4 मल्टीप्लाई बाय, सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, मुश्किल देखिए एक जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आ गया, बहुत मतलब कैलकुलेटिव आ गया। अभी एक पीछे आया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया। तो देखिए बीच बीच में क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं और करने वाले भी आ रहे हैं, तो हमें कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं, जिनकी स्टेटमेंट बड़ी है, उनको छोड़ के आगे बढ़ते रहना है। तो ये क्या है 4 कोस है, 4 कोस क्या होता है B/H, B/H -7 P/H, तो कितना बन गया 24 में से, 24 में से कितना गया 7.7, 24 में से कितना गया 7.7 डिवाइड में 6.1, तो कितना बना 24 में से 7 गए 17, 17 में से 16.3, 16.3 भाग 61, तो ये पॉइंट कट गया ना यहाँ से, तो क्या बचेगा 61। अब ऑप्शन से देख सकते हैं 61 वाला ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा 71 वाला। अब इसमें देख लेते हैं 61 दूनी कितना होगा 122, 122, 122 में 14 जोड़ने पर आंसर तो नहीं आएगा, 122 में अगर 41 जोड़ते हैं तो यही आएगा। तो आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन, 2 सही 41/61, 2 सही 41/61, ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं करना था, टेंजेंट की पता था और एक छोटा सा ट्रिपलेट लगाना था रेशियो वाला। तो करते हैं भाई अगले सवाल को। अगला सवाल हमारे पास किसका है, बोर्ड मास का। अगला सवाल भी ऐसे ही कर देते हैं। बोर्ड मास में क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है सोल्व। वैसे बोर्ड मास में भी वी बोर्ड मास कहते हैं, वी बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या है, बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से क्या होता है ऑफ, डी से क्या होता है डिवीजन, डी से क्या होता है डिवीजन। देखिए बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन भाग, एम से मल्टीप्लाई, एम से मल्टीप्लाई, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में चलना है हमें। अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया ना तो फिर हमारा सवाल क्या हो जाएगा
गलत हो जाएगा, हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या सोल्व करूँगा, जिसके ऊपर बार है। सबसे पहले मैं किसको सोल्व करूँगा, जिसके ऊपर बार है। फिर मैं ब्रैकेट को सोल्व करूँगा, फिर ऑफ को, और फिर मैं करूँगा डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और उसके बाद मैं सोल्व करने वाला हूँ सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, हमें इस ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो आइए भाई करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले मैं क्या सोल्व करने वाला हूँ, ब्रैकेट को। ब्रैकेट ऊपर, सबसे पहले तो मैं ऊपर अंश को सोल्व कर लेता हूँ, न्यूमिनेटर को। क्या आएगा, 16 दूनी 32, 32 को 96 से करा तो कितना आ गया, 3, 3 लिख दिया। माइनस 2 को 32 से करा 1/16, और 16 ये किस पे जाता है, 16 सते, 16 अठे किस पे जाएगा ये, 16 छिक 96, 16 16 अठे 8 छिक 48, 8 आ गया। ठीक है ना, 2/32, 1/16, 16 अठे 128, प्लस 15 चौके 60, प्लस 15 चौके 60, तो ये कितना आ गया, -5, -5 मतलब 60 में से 5 गए 55, 55 तो ऊपर आ गया। और नीचे देखते हैं, नीचे सबसे पहले क्या सोल्व करना है, आपको बताया ये वाला। नीचे क्या सोल्व कर लिया, ये कितना आएगा, 6 - 4, 2/24, 2/24 मतलब 1/12, 1/3 माइनस 1/12 कितना आएगा, 12, 1/3 माइनस 1/12। देखिए सबसे पहले तो मैंने इसको सोल्व करा, इसको सोल्व करने में क्या आएगा, 24 एलसीएम आ गया। 24 एलसीएम आने पर 6 - 4, 2/24, 2/24, 1/12, 1/1/3 माइनस 1/12, तो 12 एलसीएम आ गया। तो 4 - 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट डाल दी, और ये बन गया 2/3, 5/6 ऑफ 2/3। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड मास, तो आप ऑफ सोल्व करेंगे या ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। 4 में से गया 3, 3/12, 1/4, तो ये कितना बचा 1/4, 1/4, तो ये 2 बन गया। यहाँ से 1/6, 1/6, 5/6 गुना 1/6, तो कितना बना 5/36, तो 36 ऊपर आ गया। तो कितना 11, 36 गुना 11, 360 प्लस 36, 396 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। 396 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो बोर्ड मास में सबसे पहले कहाँ पे, अगर बार दिख जाता सबसे पहले बार को सोल्व करो। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो लाइन वाइज करते रहना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये टाइम टेकन तो होते ही है, और ये दे भी जानबूझ के रहे, ताकि क्या लगे, इन क्वेश्चन में टाइम लगे, इन क्वेश्चन में क्या लगे, टाइम लगे। तो अगला क्वेश्चन भी ऐसे देखिए एक बार, कि वैसे बोल देता हूँ मैं। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड डैट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द वोटर आर मेल। 55% वोटर क्या है, 55% वोटर क्या है, मेल है। 55% वोटर क्या है, मेल। 55% वोटर मेल है, एंड द रेस्ट आर फीमेल। तो फीमेल बची कितनी, रेस्ट आर फीमेल, फीमेल बची 45%। तो 45% फीमेल है। 40% ऑफ द मेल वोटर्स आर लिटरेट। 40% जो मेल वोटर हैं वो क्या हुआ, पढ़े लिखे हैं। 40% जो मेल वोटर हैं वो क्या है, लिटरेट हैं, पढ़े हुए हैं। 40% क्या है, लिटरेट है। और 33.33% ऑफ द फीमेल वोटर आर इलिटरेट। तो 33.5% फीमेल वोटर क्या है, इलिटरेट है। और परसेंटेज बतानी है लिटरेट वोटर की। अगर 33.5% इलिटरेट है, तो 66.5% लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे। कितने, 66.5% क्या होंगे, लिटरेट वुमेन होंगी। तो इसका मतलब, और लिटरेट परसेंटेज बतानी है, कितने परसेंट लोग पढ़े हुए हैं। तो अब आप मुझे देखिए, आप कैसे करेंगे इस सवाल को। तो अगर ये तो एक तो तरीका है कि आपको पता है सोल्व करके क्या आएगा, 11/20, तो आप 200 मान लीजिए। क्या, टोटल जनसंख्या मैंने कितनी मान ली, 200 मान ली। क्यों मान ली, क्योंकि हमेशा जो ये नीचे होता है ना, इसी का मैं मल्टीपल ले लेता हूँ, इसी के आगे जीरो लगा देता हूँ। तो ये मान लिया, अगर टोटल अगर लोग 200 रहते हैं, तो उसमें 55% आदमी है, 55% मैन है। तो 55% मतलब कितना होगा, 55% 110 लोग हैं, मैन है। और वुमेन कितनी होगी, 90 होगी। वुमेन कितनी होगी, 90, जिसमें से 40% पढ़े हुए। 40% क्या है, लिटरेट। तो मतलब 11 चौके
44 तो यहाँ लिटरेट है, और यहाँ 2/3 60 यहाँ लिटरेट है। 60 और 44 कितना बना, 6 4 10, 104। 104 बाय 200 कितना बना, 52%। 104 बाय 200 कितना बना, 52% लोग क्या है, लिटरेट है। ठीक है, आया होगा समझ आपको। देखिए सबसे पहले मैंने इसको टोटल मान लिया कि 200 लोग हैं। टोटल 200 क्यों मानना, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे देख लिया 11/20, तो मैंने नीचे 20 का मल्टीपल ले लिया, तो मैंने मान लिया टोटल कितने लोग हैं, 200 लोग हैं। अगर टोटल 200 लोग हैं जिसमें से 55% क्या है, 55% है मेल, और 45% क्या बची हुई क्या होगी, फीमेल होगी, और 45% फीमेल होगी, और उन 55 मतलब 200 का 55% कितना हुआ, 110 तो आदमी है और 90 औरतें हैं, और उन 110 में 40% लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। 40% लिटरेट का मतलब क्या है, 44 लोग, 44 आदमी पढ़े लिखे हैं, और 90 में से 60% औरतें पढ़ी लिखी है। 60% मतलब 2/3, तो इसका मतलब 2/3 ऑफ 90 कितना बचेगा, 60। 60 औरतें पढ़ी लिखी हैं, तो टोटल 104 लोग पढ़े लिखे हैं, कितने में से, 200 में से। तो परसेंटेज कितनी आ गई, 52% लोग पढ़े लिखे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि x⁴ माइनस 142 माइनस 142 x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। निकालना क्या है, x³ प्लस 1/x³ निकालना क्या है, x³ प्लस 1/x³ निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे, अब आप मुझे बताइए, मैंने क्या करा, x² से भाग कर दिया। अगर मैं यहाँ x² से भाग कर देता हूँ तो x² प्लस 1/x² कितना आ गया, 142। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 142 उधर चला गया, तो x² प्लस 1/x² कितना आ गया, 142। तो x प्लस 1/x कितना आएगा, 12। ये तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको एक वीडियो में कराया भी हुआ है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पाने की तरह क्लियर करा रखा है कि x अगर x² प्लस 1/x² गिवन हो, या x की 8 प्लस 1/x² गिवन हो, या x की 16 प्लस 1/x16 गिवन हो, और x प्लस 1/x पूछा हो, तो ये पिछली वीडियो में कराया भी हुआ पहले की। तो ये कितना आ गया, 12। क्यों, √k प्लस 2 से, √k प्लस 2 से कितना आ गया, 12। तो x प्लस 1/x 12 आ गया। तो x³ प्लस 1/x³ पूछा है, तो क्या होगा, k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। 1728 में से कितना घटाना है, 36 घटाना है। 1728 में से 36 घटाना है तो कितना आएगा, 1694, 1692, 1692। 12 का क्यूब k³ माइनस 3k, तो 12 का क्यूब 1728, और 1728 में से कितना घटाना है, 36। 1728 में से अगर मैं 36 घटाता हूँ तो कितना आएगा, 1692। तो ये आंसर कितना आ गया इसका, 1692। 1692, k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k। तो करते हैं भाई अगला क्वेश्चन, अगला तो लिखना पड़ेगा। तो देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, तो आपको पूरे मन से पढ़ाया जा रहा है। आपने अगर पूरी वीडियो देखी होगी ना तो आपको पता भी चल गया होगा कि कितने मेहनत से और कितने शिद्दत से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है भाई, और शेयर भी करना है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी किसी काम को, ए किसी काम को 80 दिन में करता है और बी उसी काम को 96 दिन में करता है। तो और दे कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने काम को 32 दिनों में कर दिया सी की मदद से। अगर तीनों काम कर लेते हैं ए बी सी, तो उन्होंने कितने दिन में कर दिया, 32 दिनों में कर दिया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता, ये पूछ रहा हमसे। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता। तो आप देखिए ए ने कितने दिन में करा, 80 दिन में, ए ने 80 दिन में, बी ने 96 दिन में। तो कुल काम कितना मान लिया, कुल काम मान लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 80 और 96 का, 20, 4 दूनी 16, 5 6, 5 6, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 12 चौक 48, 480 कुल काम मान लिया। अगर 480 कुल काम है तो ए ने एक दिन में कितना काम करा होगा, 6 काम करा होगा, और बी ने कितना करा होगा, 5 करा होगा। तो ए ने कितना करा है, 6 काम एक दिन में, और बी कितना काम करता है, 5 काम एक दिन में। और सी की मदद से इन्होंने 32 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। सी की मदद से 32 दिनों में काम कंप्लीट कर दिया। तो मतलब कितना, 32 एकम 32, 16 पंजे 15,
तो उन तीनों का एक दिन का काम कितना था? 15। एक दिन में वो तीनों मिलकर कितना काम करते थे? 15 काम करते थे। ये दोनों कितना कर रहे हैं? 11। तो मतलब बचा हुआ 4 काम कौन करता था? सी। बचा हुआ 4 काम, बचा हुआ 4 काम कौन कर रहा था? सी कर रहा था एक दिन में। अगर सी 4 काम एक दिन में कर रहा है, पूरा काम 480 है, तो 480 भाग 4 120। 120 काम सी अकेला करेगा। 120 दिन अगर सी काम करता है तो वो 480 काम कर पाएगा। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में वह था तो कुछ भी नहीं, 480 कुल काम था। और ए कितना करता है? ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में कितना? 5 काम करता है। और अगर तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 32 दिन में करते हैं तो 480 भाग 32, इसका मतलब एक दिन में वो 15 काम करते हैं तीनों। अगर एक दिन में वो तीनों 15 काम करते हैं तो ए और बी कितना करते हैं? 11 काम। तो बचा हुआ 4 काम कौन करता है? सी करता है। अगर सी 4 काम करता है तो कुल काम 480 है भाग 4 कितने दिन में करेगा? 120 दिन में करेगा। 120 दिन में करेगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है उसको भाग करते हैं 624 से, तो हमारे पास शेषफल कितना आता है? 53। रिमाइंडर कितना आता है? 53। कि कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, अगर मैं उसको 624 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है? 53। अगर मैं नंबर है कोई उसको 624 से इज डिविजिबल बाय 624 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर तो शेषफल कितना आता है? 53। शेषफल कितना आता है? 53। अगर उसी नंबर को मैं 16 से भाग कर लूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर ये जो नंबर है इसी नंबर को मैं 16 से भाग कर दूं, इसी नंबर को मैं 16 से भाग कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? ये हमसे पूछा है। ठीक है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कि अगर वो नंबर 53 रिमाइंडर दे रहा है, अगर वो नंबर 53 रिमाइंडर दे रहा है तो इसका मतलब वो सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? 53 रिमाइंडर दे रहा है तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो सकता है? वो नंबर मैं 624 में 53 जोड़ देता हूँ। 624 में अगर मैं 53 जोड़ देता हूँ, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 677 वो नंबर हो सकता है। 677 वो नंबर हो सकता है। होने को तो हम कितने मान ले? ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 53 जोड़ दूंगा, 3 से करूंगा 53 जोड़ दूंगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 624 के प्लस 53। अगर मेरे को ये लिखना है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 624 के प्लस 53। ठीक है। अगर दोनों लिख सकता हूँ, यहाँ मैंने के की वैल्यू 1 मान ली, यहाँ मैंने के की वैल्यू 1 मान ली। अगर मैं इसको 16 से भाग करता हूँ तो कितना रिमाइंडर देगा? 16 से भाग करने पर कितना देगा? 16 चौके 64। ठीक है, 3 37 16 दूनी 32, तो 5 रिमाइंडर देगा। कितना रिमाइंडर देगा? 5। और ये मेरा क्या है? आंसर। तो देखिए सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं आ रहे, सिर्फ इतना करने पर क्या आ रहा है? आंसर भी आ सकता है कि 624 में 53 जोड़ा 677 भाग 16। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी है, कुछ मुश्किल भी है। तो आपको देखना है कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। और आप यहाँ से करते हैं तो 16 से डिवाइड करिए, फिर आ जाएगा अपने पास। यहाँ से कितना आएगा रिमाइंडर? 16 3 48, यहाँ से कितना आएगा? 5। और ये फिर कितने पे? 16 16 3 48 और कितना बचा? 14। 16 नहीं में 144 पूरा जा रहा है तो सिर्फ 5 रिमाइंडर यहाँ से बचा। तो यहाँ से कर लीजिए चाहे वहाँ से कर लीजिए, मर्जी आपकी। आंसर रिमाइंडर 5 ही है। तो आ रहा होगा आपको समझ जरूर। तो देखिए अगला सवाल करते हैं कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और हमें एंगल दिए हुए हैं, चक्रीय चतुर्भुज की सबसे पहले प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी क्या है? डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर। ए बी क्या दिया हुआ है? व्यास। ए बी क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। ए बी सी डी, ए बी क्या है? व्यास। ए बी सी डी, ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर, वो फ़ोन में ही है, अपलोड नहीं करी। वो कंप्लीट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर, सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं उस पर। जल्दी अपलोड करूँगा उसको भी मैं। तो ए बी क्या दिया हुआ है? व्यास, डायमीटर दिया हुआ है। ए डी सी 118 गिवन है। ए डी सी 118 ये गिवन है। ए डी सी 118 गिवन है। और पूछा गया हमसे बी ए सी।
बी ए से निकालना है, बी ए सी, ये वाला एंगल पूछ लिया मेरे से, बी ए सी। तो देखिए कितने आसान, मतलब क्वेश्चन मिक्स आएंगे, आसान भी आएंगे मुश्किल भी आएंगे, आपको छांटने हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बी ए सी। अब आप मुझे बताइए क्या ये एंगल 90 का होगा? तो आप कहेंगे डायामीटर पर जब भी आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल बनाएंगे सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर, तो वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का। अगर डायामीटर एंगल बनाएगा सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर, तो वो कितने बनेगा? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का बन गया। और ये कितने का होगा? ये कितने का होगा? 180 में से 118 गए 62। अगर ये 62 का है तो ये कितने का होगा? ये 28 डिग्री का। सिर्फ लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल कितना का सम बनाते हैं? 180 डिग्री का। अपोजिट एंगल 180 बनाते हैं। और अगर व्यास से, डायमीटर से, परिधि पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर हम एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का। और अपोजिट का सम कितना? 180। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन, चलो पॉज कर देते हैं। सवाल है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस पे जो पूछा गया है। क्या कहता है सवाल कि कोई एक स्ट्रेट वर्टिकल पोल है जो बीच में से टूट गया साइक्लोन साइक्लोन के ड्यूरिंग अ साइक्लोन के दौरान, इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टच्ड द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6√3 मीटर। तो कोई हमारे पास क्या आता है? एक वर्टिकल पोल है। कोई हमारे पास क्या है? एक वर्टिकल पोल है। कोई पोल है। ये क्या होता है? साइक्लोन की वजह से ये यहाँ से टूट जाता है। अगर ये टूट गया तो यहाँ से ऐसे गिर गया। और ये कितने एंगल बनाया? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से इसने बनाया 30 डिग्री का एंगल। कितने का बनाया? 30 डिग्री का एंगल। मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री का। तो हमसे क्या पूछा? और ये डिस्टेंस कितना है ग्राउंड से? यहाँ पोल से लेके और जहाँ पे गिरा है डिस्टेंस कितना है? 6√3। देखिए, डेट टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6√3 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल। बॉटम ऑफ द पोल ये है। और कहाँ टच करा इसने? यहाँ पर। तो ये कितना दे दिया डिस्टेंस? 6√3। तो मेरे से क्या पूछ लिया? हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल। तो आप बताइए अगर ये 30 है तो ये क्या होगा? एक, ये डिस्टेंस क्या होगा? एक, ये डिस्टेंस क्या होगा? √3 रेशियो में बात कर रहा हूं मैं। और ये कितना होगा? 2। 1√3 2। 60 डिग्री, 30 डिग्री का आपको पता है ना क्या होता है? 1√3 और 2। अब आप मुझे बताइए जो ये गिरा है इसकी टोटल हाइट कितनी है? ये जो ये यहाँ पे गिरा है, ये यही तो पार्ट गिरा है ना ऊपर वाला, ये वाला। तो टोटल हाइट कितनी है? 2 और 1 3। टोटल हाइट है 3 यूनिट। और अंडर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 6√3। ये बात समझने की है कि देखिए अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? अंडर रूट 3 की वैल्यू है 6√3। और पूछी कितने की वैल्यू है? 3 की। तो अगर अंडर रूट 3 6√3 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 6 और 3 की वैल्यू कितनी? 18। तो हमारा क्या आ गया? आंसर 18। तो देखिए इस क्वेश्चन में तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ डायग्राम बनाना है और आंसर को मार्क करना है। क्यों? क्योंकि देखिए 30 डिग्री क्या बनाता है? एक, 1√3 और 2। √3 की वैल्यू दी हुई है और हमसे किसकी वैल्यू पूछ ली? 3 की। 3 की क्यों पूछी? क्योंकि एक तो ये हो गया हाइट ऑफ द पोल, तो ये पूरी है, ये पूरी हाइट ऑफ द पोल है। 1 यूनिट तो ये है और ये जो गिरा है वो यही तो है ना, 2 यूनिट। और 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अंडर रूट 3 की वैल्यू दी हुई थी, अंडर रूट 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई थी। तो वहां से हमने क्या निकाल लिया? आंसर निकाल लिया। तो देखिए अगला सवाल किसका है हमारे पास? एवरेज का है, औसत का है। सवाल क्या कहता है कि एवरेज एज, औसत एज 125 बच्चों की कितनी है? 16.2 ईयर्स। 40% उसमें कितने क्या हैं? लड़के हैं। और 60% क्या हैं? लड़कियां हैं। अगर एवरेज एज, एवरेज जो औसत है वो बॉयज़ की, लड़कों की 20% ज़्यादा है किससे? लड़कियों से। तो व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़? एवरेज एज बतानी है किसकी? लड़कों की। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए टोटल बच्चे कितने हैं? 125। और रेशियो जिसमें 40% क्या है? लड़के। और 60% क्या होंगी? लड़कियां। तो रेशियो क्या बना? अगर लड़के 2 होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी? 3 होगी। रेशियो क्या बना? 2:3। अगर जिसको अब एवरेज का डीप कंसेप्ट पता है, एवरेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको एक एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रेशियो है,
अगर आपके पास रेशियो है तो आप आंसर निकाल सकते हो। आप इसको रेशियो में लेके आए ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। अब जिनको नहीं पता वो तो इसको कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा बना देंगे। क्यों? क्योंकि वो 125 का 40% निकाल लेंगे, 12 चौके 48, 50 और फिर वहाँ 75 लिखेंगे और कैलकुलेशन बहुत मुश्किल बन जाएगी। तो मुझे एवरेज निकालना है तो मैं इसका रेशियो ले लेता हूँ। रेशियो मतलब लड़के कितने होंगे? 2, लड़कियां कितनी होगी? 3। तो मैंने टोटल क्या मान लिया कि टोटल 5 ही स्टूडेंट है। मैंने 125 नहीं मानना, मैंने मान लिया टोटल कितने स्टूडेंट है? 5। पर रेशियो जरूर ठीक होना चाहिए। अगर आपने रेशियो गलत कर दिया ना, अगर बॉयज और गर्ल्स का, तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप बच्चे कितने मर्जी मान लो, पर रेशियो तो वही मानना है जो आपको दिया हुआ। 40% है तो 2:3। तो मैंने टोटल मान लिया 5 बच्चे थे। तो बॉयज कितने होंगे उसमें? 2। लड़कियां कितनी होंगी? 3। अब एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स। जो औसत है लड़कों की वो 20% ज्यादा है। तो मैं 6x मान लेता हूं और ये कितना होगा? 5x। अगर एवरेज एज किसकी? लड़कों की 6x होगी तो लड़कियों की कितनी होगी? 5x। क्यों? क्योंकि ये 20% ज्यादा है। ठीक है, और अब हमें देखना है एवरेज लगानी है। तो अगर टोटल वेट लड़कों का कितना होगा? 6 दूनी 12x। टोटल वेट कितना होगा? 12x। और लड़कियों का 15x। लड़कियों का कितना होगा? 15x। और टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 5 गुना में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मैंने टोटल बच्चे 5 मान लिए, गुना में 5 गुना में कितनी उनकी एवरेज एज कितनी दे रखी है? 16.2। और यहाँ से मुझे निकालना क्या है? एवरेज एज ऑफ बॉयज। इसका मतलब मुझे निकालना है 6x। तो 27x की वैल्यू है, 6x की वैल्यू निकालनी है। तो 27x की वैल्यू कितनी है? 5 गुना 16.2 डिवाइड बाई 27x। और वैल्यू किसकी निकालनी है? एवरेज एज ऑफ बॉयज। एवरेज एज कितनी है बॉयज की? 6x। तो 6x की वैल्यू निकालनी है। x से x कट गया, 3 दूनी 6, 3 नी में 27, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 18 पंजे 90, 1.89, 9 दूनी 18, 18 आंसर आ गया। अगर आप इससे ना करें, अगर आप रेशियो से ना करें तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ जाता है। एवरेज को आप रेशियो मान लीजिए स्टूडेंट्स का। ठीक है ना, अगर स्टूडेंट का रेशियो में ही आप अगर क्वेश्चन करेंगे, 2:3 था तो बच्चे 5 मान लिए। ठीक है, और तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान पड़ जाएगी, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा आ गया, उसने अलजेब्रा का पूछ लिया हमसे। और अलजेब्रा का ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता है इसका तो ये काफ़ी आसान है, नहीं तो इसको करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो फॉर्मूला क्या है इसका क्वेश्चन का? फॉर्मूला है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, आप कोई वैल्यू लगाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी ये जो फॉर्मूला है आपको अगर याद आ रहा हो तो ये त्रिकोणमिति किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है? ये इसी का थोड़ा सा अलग वर्जन आ जाता है। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू कोई भी है, मान लो एक्स है। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू एक्स है। तो क्या करता है? कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, कोफिशिएंट और साइन चेंज हो जाता है। अगर ए साइन थीटा तो नीचे क्या आ जाता है? बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा इज इक्वल टू एन। तो हमारे पास क्या होता है? ए स्क्र प्लस बी स्क्र मल्टीप्लाई बाई एम स्क्र प्लस एन स्क्र। अगर आपको याद आ रहा है तो ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में भी था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद कर लेना है इस फॉर्मूले को। इसको अब देखते हैं क्या आएगा। 8 का स्क्वायर कितना? 64 प्लस ये हमें निकालना है ए स्क्वायर 25 गुना 17, 25 गुना 17 तो कितना आएगा? 25 गुना 17 425, 425 माइनस 64। और इसका क्या आ गया? अंडर रूट 425 माइनस 64। 5 में से 4 गया 1, 36 कितना आ गया? 19 आ गया। प्लस माइनस का 19 आ गया हमारे पास। आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, वैल्यू पुटिंग से भी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वैल्यू पुटिंग। अगर आप इसे वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 5 है ना। तो आप इसे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। वैसे ही अगर आप इसको क्या मानते हैं? 4 और 1, 4 और 1, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17। ए एक्स प्लस बी वाई 8। अगर आप कैसे भी निकाल लो, देखिए अगर ए एक्स प्लस बी वाई 4 चौके 16, 16 और 3 19।
अगर आप प्लस करोगे ना, तो अगर आपने सारी टर्म पॉजिटिव ली है तो ये 8 तो कभी भी नहीं आएगा, कोई एक टर्म नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो किसी को भी नेगेटिव ले लेते हैं। ए एक्स, अगर मैं मानता हूँ ए एक्स 4 चौके 16 या 4 तिया 12 माइनस 8, ये ठीक है। 4 तिया 12, तो इसका मतलब क्या है, 4 तिया 12 माइनस 4, 4 तिया 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। तो हमने ए की वैल्यू क्या माननी, ए की वैल्यू मान ली मैंने 3, और बी कितना आ गया, बी 4, बी 4, और ए एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई 4, और वाई की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1। तो 4 तिया 12 माइनस 4 कितना आ गया, 4 तिया 12 माइनस 4 8 आ गया। अगर मुझे ए वाई माइनस बी एक्स निकालना है तो ए वाई माइनस का 3 माइनस बी एक्स माइनस 16 कितना आ गया माइनस 19। तो ये भी हमारा ठीक है। आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। तो भाई करते हैं भाई अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन थीटा, और ये वैल्यू दे दी हमें सारी लिख के। अब दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, एक तो है कि आप वैल्यू पुटिंग कर ले, और एक अपना बेसिक मेथड साइन कोस के टर्म में इस क्वेश्चन को ले आए। ठीक है, एक तो है कि आप वैल्यू पुटिंग कर दें। वैल्यू पुटिंग में भी देखिए 0 और 90 तो डाल नहीं सकते, टेंजेंट भी आ गया, कोट भी आ गया, ठीक है ना। और अगर 45 डालता हूँ तो ऑप्शन सेम हो जाते हैं, ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा में, और ये दोनों। और अगर मैं 30 या 60 डालता हूँ तो मेरी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो मैं वैल्यू पुटिंग वाला काम तो नहीं करने वाला, मैं बेसिक मेथड से इसको सोल्व करने वाला हूँ। और वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं करने वाला मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 30 और 60 डालने में तो मेरे को तकलीफ होगी। क्यों होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी लंबी कैलकुलेशन जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कहीं बेसिक मेथड से ना हो जाए, तो मैं इसको बेसिक से करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा का क्या लिख देंगे ऊपर, 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या आएगा 1 बाय कोस प्लस साइन बाय कोस मल्टीप्लाई बाय साइन बाय कोस। देखिए क्या सोल्व करके आएगा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे एक कोस थीटा ये रहा, एक ये रहा, कैंसल आउट हो गए। तो ऊपर सिर्फ क्या बचा, साइन थीटा, ऊपर क्या बचा साइन थीटा। और डिवाइड करते हैं, साइन बाय कोस प्लस 1 बाय कोस प्लस 1, कोस बाय साइन माइनस 1 बाय साइन प्लस 1। तो इसको देखिए, इसको सोल्व करके क्या आएगा, साइन प्लस 1 प्लस कोस, साइन प्लस 1 प्लस कोस, ये आएगा ना, साइन प्लस 1 प्लस कोस। और इसको सोल्व करके क्या आएगा, नीचे तो कोस आ गया, कोस प्लस साइन माइनस 1, कोस प्लस साइन माइनस 1 डिवाइड बाय साइन। अब आप देखिए, साइन प्लस कोस एक जगह ले लीजिए, साइन प्लस कोस एक जगह है, तो प्लस 1 थोड़ा सा उस साइड लिख देंगे। तो ये देखिए क्या बना फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर मैं इसका स्केयर करता हूँ साइन प्लस कोस का क्या आएगा, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 बन गया, प्लस 2 साइन कोस माइनस बी स्केयर, बी क्या है 1 माइनस 1 डिवाइड बाय साइन कोस। तो क्या आएगा, 1 से 1 कट गया, साइन कोस से साइन कोस कट गया, बचेगा सिर्फ 2, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये स्टेप जो स्किप कराए हैं वो भी आपको आने चाहिए, कि कितने आसानी से देखिए हमने ये क्वेश्चन कर दिया। क्या, साइन बाय कोस 1 बाय कोस प्लस 1, कोस बाय साइन माइनस 1 बाय साइन प्लस 1। तो साइन प्लस कोस का वो बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर अगर साइन प्लस कोस का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो वहाँ से मैंने क्या करा, 1 लिख दिया साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा को, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा डिवाइड बाय 2, साइन थीटा डिवाइड बाय 2। तो देखिए भाई, हमारा आखिरी सवाल इस शिफ्ट में जो पूछा गया था, क्या था कि दो साइड दे रखी हैं किसकी, ट्रायंगल की 12.8 और 9.6, और हाइट दे दी कितनी 12, किसके कोरस्पोंडिंग में दी 9.6 की कोरस्पोंडिंग में। इसका मतलब क्या है कि जो हाइट है वो किस पे है, वो 9.6 मीटर वाली साइड पे है 12। तो अगर मैं आपको पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें अगर आप एरिया निकालते हैं,
हाफ बेस, बेस क्या मान लिया, बेस कोरस्पोंडिंग टू 9.6 मीटर। अगर 9.6 मीटर हमारा बेस है तो उसकी हाइट कितनी होगी, 12। और वही सेम ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो एक ही है, हाफ उसका भी एरिया वही होगा, पर उसमें बेस क्या मान लिया, बेस अगर 12.8 है तो हमें हाइट बतानी है, हमें हाइट बतानी है। हाफ से हाफ कट गया, ये कितना आ गया, 16 छिक 96, 16 अठे 3 4 3, हाइट कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। देखिए एरिया तो सेम रहने वाला है ना। अब आप इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। अब कोई हमारे पास ट्राइंगल है, कोई हमारे पास क्या है, त्रिभुज है। अगर इसका बेस कितना है, ये कुछ भी है, अगर मान लो इसका बेस एक्स है, इसका बेस एक्स मीटर है, और इस पे जो हाइट डली वो कितनी है, वाई, तो इसका एरिया क्या होगा, आप कहेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाली साइड मैंने कह दिया जेड है, और जो इस पे हाइट पड़ रही है वो मान लिया ए है, जो इस पे हाइट पड़ रही है वो ए है। तो इसी त्रिभुज का एरिया क्या होगा, इसी त्रिभुज का एरिया हाफ इंटू जेड इंटू ए भी होगा ना, क्योंकि हर त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस त्रिभुज के लिए, इस अगर ये वाला है, अगर बेस ये है तो हाइट क्या होगी, जो इसके ऊपर पड़ी है, और अगर ये बेस मानता हूं तो हाइट ये होगी। तो एरिया तो सेम रहने वाला है, हाफ बेस इंटू हाइट से हमें ये क्वेश्चन कर लेना था। ठीक है, तो ये शिफ्ट कंप्लीट हो गया भाई। थोड़ी कैलकुलेटिव शिफ्ट थी, पर ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था। हाँ कैलकुलेटिव शिफ्ट थी, ये हम मानते हैं। अगर आपको करने का तरीका आता है तो आप इसमें 20-21 सवाल तक कर सकते हैं। देखिए मैं भी नहीं कहता कि आप 25 सवाल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ही 60 मिनट का होता है। ठीक है ना, तो हमें मुश्किल सवाल जो क्या ज़्यादा कैलकुलेटिव है वो छोड़ देने हैं। बाकी बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको कराया है। अगर आपको वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को भाई लाइक भी कर देना, और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ओके, थैंक यू, जय हिंद।